नमस्कार। मनी गुरु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनी गुरु में हम समय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आज हम एक बार फिर से मनी गुरु में यही करने वाले हैं। मैं हूं स्वाति रायना और आज हम आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव जो हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आईटीआर भरने की अब आखिरी तारीख क्या है फाइनली, उस पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेंगे और कुछ और चीज़ें हैं या फिर कह सकते हैं चेकलिस्ट है जो आपको जाननी चाहिए रिटर्न भरने से पहले, वो भी हम समझेंगे। हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। तो शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं सुनील जी से, सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या है आईटीआर भरने की अंतिम तारीख, कौन सा आईटीआर फॉर्म है आपके लिए, नया आईटीआर फॉर्म में क्या दिखाना है जरूरी, साथ ही रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 16 में क्या चेक करें। सुनील जी, कोविड के बाद तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आईटीआर भरने को लेकर। अभी भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि तारीख बढ़ी, कितनी बढ़ी, कहां पर है। फाइनली अब सरकार लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रही है। जाहिर तौर पर कोविड ने स्थिति ही ऐसी खड़ी कर दी है, तो अब फाइनली रिटर्न भरने की लास्ट डेट है क्या? देखिए स्वाति, वित्त वर्ष 19-20 के लिए जो कि 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ है, यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जो हमारी ओरिजिनल डेट हुआ करती थी इंडिविजुअल के केस में, जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता, वो 31 जुलाई हुआ करती थी और टैक्स ऑडिट वाले मामलों में 30 सितंबर हुआ करती थी, यानी 30 सितंबर 2020 और 31 जुलाई 2020। लेकिन सरकार ने कोविड को देखते हुए इस असेसमेंट ईयर के लिए सबकी रिटर्न, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, सबकी रिटर्न की डेट 31 जनवरी 2020 कर दी है। यानी 31 जनवरी 2020 तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैविएट है, जिन असेसी का टैक्स ऑडिट होना है, यानी जिनकी टर्नओवर या तो 5 करोड़ से ज़्यादा है या दूसरे कारणों से अगर वो टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं, तो उनके सीए को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने पहले जमा करवानी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जनवरी की जो डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, लेकिन सीए को टैक्स ऑडिट के मामलों में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर तक फाइल करवानी होगी। इसे टैक्स पेयर इस बात का भी ध्यान रखें कि टैक्स ऑडिट जल्दी करवा लें, और क्योंकि रिपोर्ट जानी है, रिटर्न जानी है 31 जनवरी तक ही। बिल्कुल सुनील जी, और 2018-19 का जो रिटर्न है 30 नवंबर तक फाइल करने की आखिरी डेट रही है, और उसके बाद तो एक्सटेंड होने की कोई चांसेस नहीं है? नहीं नहीं, अब नहीं, अब वो लास्ट चांस आपको दे दिया सरकार ने। ये कंफ्यूजन बहुत दिनों से चल रहा था, तो अब आप पिछली डेट अब रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, अब आपको नई रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये कुछ कंफ्यूजन है, ये कुछ तारीख है जो हम चाहते थे कि तमाम दर्शकों को पता चल जाए कि हाँ, आपको अब फाइनली कौन सा डेट पता रखने की ज़रूरत है, अनलेस सरकार फिर से सोचे कि कोई नई डेट लानी है सामने। उसकी भी ऑफकोर्स जानकारी हम आपको दे देंगे। हम थोड़ा सा आज हम थोड़ा डिटेल में सुनील जी समझेंगे आईटीआर के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में और उसमें क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आईटीआर के, क्योंकि 7 फॉर्म है और कई बार जो टैक्स पेयर है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सहज फॉर्म ही है, लेकिन फिर भी कोई कभी किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर के लिए जो एक कैटेगरी में नहीं आता, उसके लिए दूसरा फॉर्म हो जाता है, या फिर उसकी कैटेगरी बदल जाती है तो फिर तीसरा फॉर्म आ जाता है। तो उसकी कन्फ्यूजन को भी हम दूर करने वाले हैं। एक एक करके जरा थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करेंगे। 7 तरह के जो आईटीआर फॉर्म है, उसमें सबसे पहला जिसको सहज कहा जाता है, तो आईटीआर 1 सहज में सहज किसके लिए है और इसमें क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं? देखिए, सबसे सहज फॉर्म है, सिंगल पेज का फॉर्म है और बड़ा बेसिक फॉर्म है ये स्वाति। सहज का मतलब है आसान, बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी जो नॉन रेजिडेंट नहीं है, पहली बात तो रेजिडेंट इंडियंस के लिए है ये, और जिनकी कोई बिजनेस से इनकम नहीं है और कैपिटल गेन से इनकम नहीं है। यानी आपकी अगर सैलरी से इनकम है, पर सैलरी से भी कितनी, 50 लाख रुपए तक, क्योंकि 50 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो आपको एक बैलेंस शीट देनी होती है। तो 50 लाख रुपए तक अगर सैलरी से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, यानी केवल एक मकान से, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर केवल 5,000 रुपए तक है, तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपकी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है, आपकी बिज़नेस इनकम है या आपकी कोई कैपिटल गेन्स इनकम है, जो लोग शेयर्स का काम करते हैं, जो ऑप्शंस में काम करते हैं, उनकी बिज़नेस इनकम मानी जाती है। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता था। अब उनके लिए आईटीआर 1 फॉर्म नहीं है, उनको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। तो इसी के तहत मैं आईटीआर 2 पर ही आ रही हूँ। मतलब जिनकी बिजनेस से इनकम है आईटीआर 1 उनके लिए नहीं, उनको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। तो आईटीआर 2 और कौन कौन से करदाताओं के लिए है, ये अब बताएं। नहीं, आईटीआर 2 में भी बिज़नेस इनकम वाले नहीं हैं। वो आईटीआर 3 में जाएँगे। आईटीआर 1 और 2 ओके। ये आपस में बहन-भाई हैं। ओके। यानी जिनकी सैलरी से इनकम है, अच्छा। जिनकी सैलरी से इनकम 50 लाख तक है, अच्छा। और जैसे हाँ। मैंने बताया कि उनकी कैपिटल गेन से इनकम हम्म। नहीं है, बिज़नेस इनकम नहीं है, वो आईटीआर 1 में चले जाएँ। लेकिन हम्म। अगर आप कैपिटल गेन से इनकम है हम्म। या आप नॉन रेज़िडेंट हो गए, देश चले गए हैं और आप इंडिया में भी हो रही है, बिज़नेस इनकम नहीं होनी चाहिए, आप आई फाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फ़र्क क्या है, जैसे-जैसे फॉर्म बढ़ते चले जाते हैं स्वाति, डिटेल्स सरकार ज़्यादा माँगना शुरू कर देती है, ज़्यादा आपसे डिटेल माँगती है। आईटीआर 2 में 50 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी से इनकम है या कोई भी इनकम है, तो आपको एक बैलेंस शीट देनी होती है। पर हाँ, बिज़नेसमैन के लिए नहीं है दोनों में से कोई फॉर्म, ना आईटीआर 1 बिज़नेसमैन के लिए है, ना आईटीआर 2 बिज़नेसमैन के लिए। ओके। ये केवल अदर सोर्स, बिज़नेस के अलावा जो इनकम है, उसको बाइफरकेट किया था, उन्हीं के लिए है। ओके, तो मतलब अब हम आईटीआर 3 की बात करने वाले हैं, जिनकी बिजनेस से इनकम है। अब आईटीआर 3 की क्या खासियत है सुनील जी? आईटीआर 3 भी बिज़नेस से इनकम के लिए है, लेकिन ये फर्म कंपनी के लिए नहीं है। ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, उसके लिए आप आईटीआर 3 में जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी सैलरी से इनकम भी है, आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, यानी आपने फ्यूचर्स ऑप्शन में काम किया, या कोई व्यापारी है, उसका टैक्स ऑडिट भी हुआ या नहीं हुआ, पर आपकी बिज़नेस से इनकम है, तो आप आईटीआर 3 फॉर्म में चले जाएँगे। वो आप और उसमें डिटेल और ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी डिटेल्ड में अब आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है सरकार को, क्योंकि स्वाति, जैसे आपको पता है, सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। जो आप इन्फॉर्मेशन फाइल करते हैं, उसके बेस पर आपका एक बायोडाटा तैयार होता है, एक सरकार इन्फॉर्मेशन तैयार करती है, और सरकार ने ये भी कहा है कि आप 1 साल रुक जाइए, हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न हमारा सिस्टम भर के दिया करेगा और आपसे पूछेगा ये सही है या गलत है। अब आईटीआर 1 की बात की हमने, 2 की बात की, आईटीआर 3 की बात की। अब एक और आईटीआर है, आईटीआर 4, जिसको सुगम कहते हैं। अब आईटीआर 4 की क्या खासियत है और ये किसके लिए है? स्वाति, देखिए, सरकार ने छोटे व्यापारियों को एक सहूलियत दी थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि अगर आपकी टर्नओवर, आपकी सेल 2 करोड़ रुपए तक है और आप चेक से व्यापार करते हैं, तो आप अपनी टर्नओवर का 6% इनकम दिखा दीजिए। मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, 6% यानी 9 लाख रुपए इनकम दिखाइए, टैक्स भर दीजिए, ना आप ऑडिट करवाने की जरूरत है, ना ही आपको उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। यानी जिनको ये प्रिजम्पटिव स्कीम का फायदा लेना है, 4480 बिजनेसमैन के लिए होती है, 4480 ये प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अगर आपकी 50 लाख रुपए तक की रिसीट है, तो आप 50% प्रॉफिट दिखा दीजिए, सारे झंझटों से मुक्ति पाई जाइए। और 44AE जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई, जिनके पास 10 ट्रक से कम है, ध्यान रखना 10 ट्रक से कम, अगर आपका 10 ट्रक से ज्यादा है, तो फिर आप इस सेक्शन का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये 3 जो इनकम है, 3 प्रिजम्पटिव स्कीम वाले जो लोग हैं, उनके लिए फॉर्म है सुगम, और इसका नंबर है आईटीआर 4। आईटीआर 4 में आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके, आईटीआर 5 फॉर्म यानी सुगम की बात हुई। आईटीआर 6 ये किन के लिए है? आप बीच में एक आईटीआर 5 भूल गई। आईटीआर 5 जो मैंने फॉर्म है, मैंने वो यस फर्म्स के लिए, मैं एलएलपी के एक्चुअली लिए। बीच में भूल गई आईटीआर 5। यस यस यस, हाँ हाँ, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर जी 5 फॉर्म सुनील। होता है, एलएलपी के लिए आईटीआर 5 फॉर्म होता है, और उसमें बहुत डिटेल्ड में आप सरकार इन्फॉर्मेशन मांगती है, बहुत डिटेल में। और जो एसएससी ये बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में, उनको बड़ा ध्यान से भरना पड़ेगा। और आईटीआर 6 जो फॉर्म है, वो कंपनी एसएससी के लिए है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी, उनके लिए आईटीआर 6 है। हम जैसे आपको पता होगा, आजकल डायरेक्टर्स बहुत सारी जानकारियां मांग रही है डायरेक्टर्स के बारे
शेयर होल्डर के बारे में, तो आईटीआर हम्म 6 में बहुत सारे चेंज किए गए हैं और हर एसएससी को ध्यान रखना है कि उसे हम्म भरना होगा। हम्म और ITR 7 आखिरी फॉर्म, ये किन के लिए है? आईटीआर जो एनजीओ होते हैं हमारे यहाँ पर स्वाति, जो ट्रस्ट होते हैं, गौशाला होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, जिनकी सरकार ने इनकम को टैक्स में छूट दे रखी है धारा 11, 12 और 13 में, उनके लिए ही आईटीआर फॉर्म 7 है। अगर आपको 11, 12, 13 में छूट नहीं मिलती है, ऐसे ट्रस्ट और सोसाइटी हमसे सवाल पूछते हैं, तो उनको आईटीआर 5 फॉर्म में जाना होता है। उनके लिए आईटीआर 7 नहीं है। केवल वही जाएंगे आईटीआर 7 में जिनको इनकम टैक्स में छूट मिली है धारा 12 में, सेक्शन 12 में। तो 7 तरीके के ITR फॉर्म। सुनील जी, वाकई इतने सारे ITR फॉर्म की जरूरत है? जब खुद इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो टैक्स पेयर कितने कंफ्यूज्ड होंगे? नहीं स्वाति, सरकार ने इसको सहूलियत के लिए किया है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग ओके। 7 करोड़ असेसी है, लेकिन उसमें 4 करोड़ असेसी है, वो बहुत छोटे असेसी हैं। अगर मान लो सबको आईटीआर 3 फॉर्म भरने को कह दिया हम्म जाता तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। इसलिए सरकार ने अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए ताकि जिनको कम इनकम है, जिनकी सिंपल इनकम है, यानी सैलरीड एम्प्लॉय तो, वेतनभोगी कर्मचारी तो अपने रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हैं। उसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्म है जो सहज आईटीआर 1 की मैंने बात हम्म की थी। हाँ, आईटीआर 3, आईटीआर 5, आईटीआर 6 ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जनरली क्योंकि बिजनेसमैन के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा मांगती है सरकार, क्योंकि सरकार को डाटा एनालिसिस करना होता है। और जैसे आपको पता होगा स्वाति, सरकार ने एक नया दाव और खेला है। अब जीएसटी का डाटा, जीएसटी और इनकम टैक्स का डाटा आपस में मैच करने लगे हैं। अब जो 26AS आ रहा है उसमें आपकी जीएसटी की टर्नओवर भी आ रही है, यानी डाटा एनालिसिस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम्म ये डाटा आपसे मांगा जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे बदलाव है जो कि ITR फॉर्म में किए गए हैं, जो कि आप सबके लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। फॉर्म 16 की भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि फॉर्म 16 में आपको एक्चुअली चेक क्या करना चाहिए रिटर्न भरते समय, और विवाद से विश्वास स्कीम पर भी रहेगी थोड़ी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जी बिजनेस। आज हम बात कर रहे हैं ITR की, क्या हुए बदलाव, क्या आपके लिए जानना जरूरी है, रिटर्न कैसे सही तरीके से भरें, ये तमाम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पर छोटी बातें हैं और ज़रूरी बातें हैं जो आप सबके लिए जाननी और समझनी ज़रूरी है। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से हम समझ रहे हैं। सुनील जी, ITR में क्या बदलाव हुए हैं और ये कौन से ईयर के लिए हम समझे जो टैक्स पेयर्स को समझना ज़रूरी है? देखिए स्वाति, अभी तक तो हम इनकम अगर होती थी तो हमको रिटर्न भरना जरूरी था। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होगी तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, ये सरकार का नियम था। लेकिन वित्त जो बजट 2019 आया था तो माननीय वित्त मंत्री जी एक दाव खेला था, एक नई चीज लेके आई थी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम भी है तब भी आपको रिटर्न भरनी पड़ सकती है। और वो 3 केस कौन से बताए थे कि अगर आपने विदेश में यात्रा की, आपने विदेश में यात्रा की या आपने किसी को विदेश में यात्रा करवाई, आपने अपने बच्चों को घूमने भेज दिया और 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने खर्च कर दिया, या आपका बिजली का बिल, बिजली का मीटर आपके नाम से है और उस पे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा आपने दिया है, यानी आपका बिल 1 लाख रुपए ज्यादा आया, ऑलमोस्ट 9,000 रुपए महीने का बिल अगर आप बिजली का भर रहे हैं, या आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवाया या निकाले, आपकी इनकम हो या ना हो, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना जरूरी है, कंपलसरी है। और वो तीनों बातें स्वाति अब इनकम टैक्स के फॉर्म में भी सरकार ने डाल दी है। आपको टिक करना होता है। अगर आप इसमें से किसी में भी आते हैं और आप पकड़े गए, क्योंकि आपके पासपोर्ट की डिटेल सरकार के पास में है, बैंक की डिटेल भी सरकार के पास में है, तो ध्यान रखना आपकी इनकम ना भी हो तब भी आपको रिटर्न भरना जरूरी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरा बदलाव सरकार ने क्या किया है, क्योंकि इस बार ये था कि 31 मार्च को लॉकडाउन था पूरे देश में और हमें टैक्स बचाने के लिए जो सेविंग स्कीम्स लाते हैं उसके लिए हमें टाइम नहीं मिला था, तो सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई 2020 तक भी अगर आप एटीसी के तहत पॉलिसी की पेमेंट या स्कूल की फीस की अगर पेमेंट आपने की है तो हम आपको उसकी छूट देंगे। और जिनको नया मकान खरीदना था, एक के बदले दूसरा, अगर आपने लास्ट ईयर मकान बेचा हो तो 30 सितंबर तक की सरकार ने छूट दी थी। तो सरकार ने एक D1 एक शेड्यूल दे दिया है ITR में, उस D1 में आप वो डिटेल भर दीजिए, आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण मैंने बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपने शेयर्स हुँ। खरीदे, बेचे या अलॉट करवाए हैं, तो उसकी डिटेल देना भी अब सरकार ने ज़रूरी कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स अब आपको अपने रिटर्न में फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन कन्फ्यूजन पैन और आधार को जोड़ने को लेकर सुनील जी अभी भी बना हुआ है। अब सरकार ने कहा है कि अगर पैन नहीं है तो खाली आधार से भी काम चल जाएगा। क्या ये वाकई हकीकत है? ये गिलास आधा खाली है और आधा भरा हुआ वाली सिचुएशन है। जैसे आपने कहा कि बहुत कन्फ्यूजन है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आधार से काम चला लीजिए और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि अगर 31 मार्च 2021 तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया, तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, वो डिफेक्टिव हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो आखिर ये 2 कन्फ्यूजन क्यों है? दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए स्वाति, सरकार ने क्या कहा था, सरकार आधार और पैन को लिंक करना चाहती है। आधार, पैन और मोबाइल, ये तीनों आपस में लिंक हो जाना चाहिए। ये सरकार बार-बार उसकी डेट बढ़ा रही है। तो सरकार ने कहा था कि आप आधार से रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन जब नोटिफ़िकेशन आया स्वाति फाइनल, उसमें ये कहा सरकार ने कि जब आप आधार से रिटर्न फाइल करेंगे, तो हम आपको नया पैन नंबर दे देंगे। यानी क्या हुआ? अगर मान लीजिए आपके पास पैन नंबर है हुँ। और आपका आधार से पैन लिंक नहीं है। अब आपने पैन नंबर नहीं बताया, आपने केवल आधार नंबर दे दिया अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। होगा क्या? आपके पास 2 पैन हो जाएँगे। अब जैसे ही 2 पैन हो जाएँगे, फिर आपको पास 10,000 की पेनल्टी सरकार लगा सकती है। इसलिए अपने दर्शकों को हम बताते हैं, हुँ। अगर आपके पास पैन अलॉटेड है, तो आपको पैन नंबर ही देना चाहिए, आधार देने की गलती ना करना। आधार जब ही दे सकते हो, जब आपका पैन और आधार आपस में लिंक्ड है। अगर लिंक हो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो चाहे पैन दो, चाहे आधार दे दो। अगर पैन हुँ। है और हुँ। आधार से लिंक नहीं है, आपने पैन होते हुए भी केवल आधार नंबर दे हुँ। दिया, तो ध्यान रखना आपको दूसरा पैन नंबर मिल जाएगा और वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हुँ। अब फॉर्म 16 को लेकर भी थोड़ा-सा जानकारी लेनी ज़रूरी है। फॉर्म 16 में क्या-क्या चेक करना चाहिए? रिटर्न जब भर रहे हैं, क्या-क्या क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है टैक्स पेयर को? देखिए स्वाति, कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि लोग 16 और 26, 16 और 26 फॉर्म को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों की नेचर अलग-अलग है। जो हुँ। फॉर्म 16 है, वो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, जिसको हम टीडीएस सर्टिफिकेट कहते हैं। लेकिन वो आपका एक तरह से सैलरी सर्टिफिकेट का काम भी करता है। कैसे करता है? उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। यानी जो टीडीएस आपका आपका एम्प्लॉयर काटता है, उसकी एक रिपोर्ट फाइल करता है सरकार के पास में। उस फॉर्म 16 में आपके फॉर्म जो पार्ट ए होगा, उसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल होंगी। आपका पैन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। और 16 जो फॉर्म का पार्ट बी है, उसमें आपकी पूरी सैलरी की डिटेल होती है कि आपको किस हेड में मिला, आपको एचआरए की कितनी छूट मिली, आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, आपने कौन-कौन सी डिडक्शंस क्लेम की हैं, आपका टीडीएस कितना कटा है और वो टैक्स कहाँ जमा करवाया है आपके एम्प्लॉयर ने। उसका बीएसआर कोड के साथ नंबर होता है बाकायदा कि हमने टैक्स आपका जमा करवा दिया है। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी है, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉइज़ को आती है, उनको टैक्स के कानून की ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो जब भी आपको फॉर्म 16 मिले, तो आप अपना फॉर्म 26 एएस, वो आपका टीडीएस की डिटेल होती है, उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने लॉगिन जाकर। और फॉर्म 16 और 16 में जो टैक्स का अमाउंट है और आप उसको मिलाइए। दूसरा, आपकी जो इनकम है, आपकी सैलरी इनकम जो फॉर्म 16 में है और 26 एएस में है, उसको भी कोशिश कीजिए वो मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, अपनी जो पर्सनल डिटेल है, आपका पैन नंबर और आपका जो टैक्स जमा करवाया है आपके एम्प्लॉयर ने, वो आपस में क्रॉस चेक कर लीजिए। अदरवाइज मिसमैच होगा तो आपको डिमांड भी आ सकती है। और मिसमैच होने पर या कोई गड़बड़ी अगर होती है 26 एएस में, सुनील जी, वो कंपनी को बोल सकते हो कि कितनी जल्दी रेक्टिफाई होती है? प्रोसेस क्या है इसका? बिल्कुल, बिल्कुल, आपका राइट है ये स्वाति, आपका राइट है। अगर हुँ। आपके एम्प्लॉयर ने मान लो आपका टैक्स काट लिया, टीडीएस काट लिया और आपको जमा नहीं करवाया, तो क्या होगा? 26 ईयर्स में आपको टीडीएस हुँ। का क्रेडिट नहीं मिलेगा और लायबिलिटी आपके सिर पर आ जाती है। इसलिए हुँ। आप तुरंत चेक कर लीजिए, अगर उसने 16 जमा फॉर्म हुँ। 26 ईयर्स में आपका टैक्स काट के जमा नहीं करवाया है, तो तुरंत आप इन्फॉर्म कीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास जाइए। हाँ, सरकार ने धारा 205 में एक आपको फ़ायदा दिया है कि अगर आपका टैक्स काट लिया और आपको जमा नहीं करवाया, तो सरकार आपसे डिमांड नहीं करेगी।
पर प्रैक्टिकली होता क्या है कि डिमांड आपके नाम खड़ी हो जाती है वहां पर और आपको रेक्टिफिकेशन में जाना पड़ता है। हम्म। अब एक और स्कीम है जिसको सरकार लेकर आई थी कि मुकदमों से छुटकारा मिले, विवाद से विश्वास स्कीम। इसका स्टेटस क्या है सुनील जी? देखिए, सरकार ने कहा था कि हम हमारे लगभग 5 लाख मुकदमे पेंडिंग है सरकार के, क्योंकि आयकर विभाग स्वाति सबसे बड़ा लिटिगेंट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 5 लाख 4,83,000 मुकदमे पेंडिंग थे और लगभग 10 लाख करोड़ का जो टैक्स है वो बकाया है। तो सरकार ने कहा था कि मुकदमेबाजी खत्म करने का हमें आपको मौका दे रहे हैं, पर आपको ध्यान रखना है केवल वही मुकदमे, वही पेंडिंग केस जो 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग थे, या तो आपने अपील फाइल कर दी थी या आपका ड्यू डेट अभी बची हुई थी, आप 31 जनवरी तक फाइल कर सकते थे एज पर ड्यू डेट। केवल वही स्कीम इसमें लागू है, वही मुकदमे लागू हैं। सरकार ने शुरू में कहा था कि 31 मार्च तक आप जमा करवा दीजिए, हम आपको छूट दे देंगे, और 30 जून तक 2020 तक का टाइम दिया था 10% एक्स्ट्रा के साथ। कोरोना आ गया तो सरकार ने इसको डिले कर दिया। अब सरकार ने कहा है कि आप 31 दिसंबर 2020 तक, बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 31 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म 1 यानी इस स्कीम में आप एंटर कर सकते हैं अगले महीने की लास्ट डेट तक, और 3 महीने बाद तक 31 मार्च 2021 तक आप टैक्स का अमाउंट जमा करवा दीजिए, केवल टैक्स का। सरकार कहती है हम सारे मुकदमेबाजी खत्म कर देंगे। अगर 31 मार्च 2021 तक आप टैक्स जमा नहीं करवा पाओगे तो 10% फालतू के साथ आप 30 जून 2021 तक जमा करवा सकते हैं। ये अब वाली स्कीम का स्टेटस है। ओके, तो विवाद से विश्वास स्कीम का ये स्टेटस हमने समझा आपसे। फिलहाल आज समय इतना ही है, हम कोशिश करेंगे अगली बार जब आपके साथ शो करें तो कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल करें ITR से जुड़े हुए, इसलिए आप दर्शक हमें हमारे ईमेल ID पर अपना ITR से जुड़ा कोई भी सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे शो में शामिल होने के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।